दोस्तों आज हमारे साथ हैं अरिजीत भट्टाचार्य, सीरियल एंटरप्रेन्योर जो गेमिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आए। मुझे कुछ दिनों पहले ये पता चला कि इंडिया की फर्स्ट गेमिंग कंपनी इन्होंने बनाई है और वो तब बनाई है जब हम सबको ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं। तो अरिजीत, वेलकम टू द शो। प्लेजर। क्या आया आपके दिमाग में जब आपने सोचा कि एक गेमिंग कंपनी बनाते हैं, जब हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि कंप्यूटर में पेंट कैसे चलाते हैं? ये एक्चुअली कहानी तब चालू हुआ जब मैं स्कूल में था। मैं क्लास 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में था। ओके। जब मैं कॉमिक्स लिखता था और खुद का स्टोरी के ऊपर सुपर हीरो कैरेक्टर बना के एकदम हिस्ट्री क्लास के पीछे बैठ के स्कूल के अंदर बॉल पॉइंट पेन लेके मैं ड्राइंग करता था। ओके। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मैं तो हीरो बना रहा हूँ, खुद का स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ। अपने दोस्त जो है वो लोग ये पढ़ते हैं, चेरिश भी करते हैं, बट कैन आई कनेक्ट दैट विद द वर्ल्ड? अगर करे तो उसके साथ मैं लॉजिक कैसे इंटीग्रेट करूं? मुझे स्टैटिक नहीं बनाना है कि सिर्फ कॉमिक्स की तरह वो बाहर आए, तो मुझे इंटरेक्टिव करना है। तो अगर आपको याद होगा, 1996 ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी जा रहा है, यस। वो स्टेज है। हम्म। और मैं 10th एग्जाम दे रहा हूँ। ओके। दिमाग में चल रहा है कि मुझे अगर जिंदगी जीना है तो मुझे बहुत लोगों को नौकरी देना है, हम्म। तो मुझे नौकरी करना नहीं है। ओके। अब वो दिमाग के बैक में था कि सुपर हीरो बनाना है और भारत के जितने एपिक स्टोरीज है उसको मुझे वर्ल्ड को बोलना है दूसरे एंगल से। ओके। सो एक ही जरिया हो सकता है इसका जिसमें कोडिंग और आर्ट मिक्स हो सके। तो जब मैं 12th दिया 1998, आई इमीडिएटली थॉट दैट आई विल बी स्टार्टिंग अ कंपनी। ओके। वो था इंडिया का पहला गेमिंग कंपनी जो खुद का गेम टाइटल बनाता है। किसी के लिए गेम आर्ट के लिए काम कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग का काम कर रहा हूँ, वो मुझे बनाना ही नहीं था। तो हमने अपना खुद का गेम कंपनी चालू किए, खुद का गेम बनाए धीरे धीरे। अब ये कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है दीपक। जब मैं चालू किया था पैसा बहुत ज़्यादा न था नहीं, हम्म। इंटरनेट लग्जरी था इंडिया में, यस। कंप्यूटर तो मतलब सुपर कॉस्टली था, हम्म। सुपर कॉस्टली। या। अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे गेम डेवलपमेंट का कंपनी बनाना है, इंडिविजुअल सेल्फ टॉट आर्टिस्ट प्लस कोडर, बिना एम्प्लॉय के चलाऊंगा कैसे? आपको एम्प्लॉय चाहिए, मैन पावर चाहिए। बिल्कुल। और एक गेम आप खुद अगर बनाओगे इंडी डेवलपर की तरह, तो कंपनी नहीं बना वो, दैट बिकम्स अ इंडी स्टूडियो। यस। वो मेरे दिमाग में तब से था। हम्म। शायद मेरा उम्र तब 17-18 साल है। ओके। ठीक है। तो क्या किया मैंने, मैं इंडी स्टूडियो की तरह चालू किया, उसके साथ एक इंस्टीट्यूशन खोला हम्म। जहां पे मैं ट्रेनिंग देने लगा। पहले एक स्टूडेंट था, एक से हुआ 20, 20 से हो गया 500 एक साल के अंदर वाओ। स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ऑटोमेटिकली उस टाइम पे हम लोग पीसी बेस्ड गेम बनाना चालू किए। ओके। मैं बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ दीपक, पैसा कमाने के लिए मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, उसके साथ मशीन भी असेंबल कर रहा हूँ। ओके। असेंबल मशीन को मैं बेच रहा हूँ डलहौसी एरिया में, ऑफिस पाड़ा में, ओके। कैलकाटा में। एक मशीन का मुझे प्रॉफिट होता था 3,000 रुपए। अच्छा। खुद अपना यहाँ पे डाल के वो कैबिनेट और एक मुटिया को पकड़ के वो सिर पे सीआरटी मॉनिटर। वाओ। ठीक है। हम लोग आज के तारीख में स्टार्टअप का बात करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टर ढूंढो वगैरह वगैरह। यस। मेरा तो यार बूटस्ट्रैप था, वीसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब इंडिया यस। में। ट्रू, स्टार्टअप और इकोसिस्टम में नहीं था। मेरा स्टूडेंट बन गए धीरे धीरे मेरा एम्प्लॉइज। हाँ। तो इंडिया का जो पहला गेम है, तब कोई पब्लिशर था नहीं, हम्म। वो था एक रेसिंग गेम। जो हमने क्या किया, आपको पता होगा पायरेसी मार्केट बहुत बड़ा होता है, यस, उस टाइम पे तो काफी बड़ा। उस टाइम पे बहुत बड़ा था। अब जब हम लोग मशीन डिलीवरी कर रहे हैं, कोई कोई लोग बोल रहे हैं यार ये दो वो दो, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वो लोग नहीं लेते थे। हाँ। लेकिन वो पायरेसी वाले के साथ बातचीत हम लोग करते रहते थे हमेशा। अच्छा। पहला जो गेम हमने बनाया ना, हम लोग गए वहाँ पे, चांदनी चौक मार्केट बोला जाता है जी। उसको, मार्केट को। तो हमने एक डील किया, एक पायरेसी का बहुत बड़े सज्जन बोलूंगा उनके साथ। जी। मैंने बोला यार तेरे पास जो गेम्स है वो सही है, ठीक है, पर मेरे पास जो गेम है वो तेरे पास नहीं है। हाँ। बोला इम्पॉसिबल है यार, हम्म। इंडिया का ऐसा कोई जगह नहीं बचा, हम लोगों ने वो नहीं किया। हमने बोला चलो ठीक है।
इट वाज 1999 जब मैंने वो गेम खेलने के लिए उस बंदे को दिया। बंदे ने गेम खेला। दैट वाज इन सीडी। उस टाइम पे सीडी आ गई उस थी। टाइम पे सीडी ऑफ कोर्स आ गई थी। मुझे लगा कि फ्लॉपी डीवीडी नहीं था, फ्लॉपी है, ऑफ कोर्स फ्लॉपी फ्लॉपी था, भी है, लेकिन सीडी हाई कॉस्ट में था बहुत। हाई कॉस्ट पे था। ओके। ठीक है। तो चलाने के लिए दिया मैंने उसे। तो वो खेल खुल के बोला कि यार सच्ची में नहीं है। हमने बोला एक डील करते हैं, वाटर डील। तेरा जितना वो मार्केट है, लीगल इलीगल, उसमें नहीं जाते हैं, Yeah. उसमें तुम ये बेचो। ठीक है। रेवेन्यू 50-50 करते हैं। ओके। तो ज्वेल केस उस टाइम पे हम लोगों के पास था नहीं, जो प्लास्टिक का हुआ करता था। यस। हम लोग नॉर्मल सीडी में बर्न करके उसको देते थे। सीडी बर्नर भी मेरे पास था नहीं, अच्छा। वो भी मैंने जुगाड़ किया, इधर उधर हाथ पैर मार के वहाँ पे सीडी बर्न करते थे। ठीक है। एंड यू आर राइट, इट वाज 5.4 इंचेस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसमें मुझे डिफरेंट अलग अलग करके गेम को ले जाके फिर बर्न करना पड़ा। ओह। दैट वाज अ स्टोरी ऑफ प्रॉब्ली क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट 3D रेसिंग गेम। बट अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमने इंडिया का पहला आरपीजी गेम लॉन्च किए थे। इट्स कॉल्ड अश्वत्थामा द इमॉर्टल। ओके। एंड व्हेन वाज दैट? It was 2007, the early days of smartphone and App Store, या both. यस। आपने ये स्टार्ट किया अपना जो बैक टू 98 और 99 98, yeah. 98 व्हेन यू स्टार्टेड योर कंपनी, और आपने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से थोड़ा सा रेवेन्यू भी आया होगा और आपको एम्प्लॉयज़ भी मिल गए Yeah. एंड उनसे आपने काम करवाए। मतलब अब ये लोग फॉलो करते हैं, बट आपने 98 में ये दिमाग लगा के इसको एग्जीक्यूट किया। हैट्स ऑफ। बट क्या उस टाइम पे ये जो नज़ारा टेक्नोलॉजी इन सब के नाम हम सुनते हैं आजकल, एग्जिस्ट काफ़ी नहीं करता था ये तब। कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके। एंड क्यों ऐसा है कि जैसे मैं कई बार काफ़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज के नाम सुनता रहता हूँ कि ये फला गेमिंग कंपनी है, ये है। क्यों हमने क्या ब्रांडिंग में थोड़ी कमी छोड़ी है, या हम इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा जो ब्रांड है वो उतना विजिबल नहीं है अभी लोगों को कि हम फर्स्ट गेमिंग कंपनी है इंडिया की? दिक्कत यहाँ पे है कि अभी तक आज शायद 2025 में मैं बोल सकता हूँ कि ई स्पोर्ट्स बिकेम अ वर्ड। उस टाइम पे था नहीं। हाँ। और दूसरा बड़ी बात है, व्हाट वी लैक्ड एज अ कंपनी, हम लोग कभी अपने आप को इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने का कोशिश नहीं किया। ओके। रीज़न मैं बता देता हूँ। एज अ बिजनेस यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग समथिंग, इट इज अबाउट सस्टेनिंग अ बिजनेस। सस्टेनिंग, यस। सस्टेनेबिलिटी हमको मिला एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ओके। यूरोप में। तो हम क्या किए, गेम कंपनी चालू करने के बाद जितना आउटसोर्सिंग का काम है बाहर से मिलते थे, अपना जितना प्रोडक्ट्स है जैसे अश्वत्थामा हो गया, फाइट ऑफ द लेजेंड्स हो गया, मल्टीपल डिफरेंट 3D रेसिंग गेम हो गया। शायद आपको पता नहीं है, भूटान का पहला गेम हमने बनाया, बांग्लादेश का पहला सुपर हीरो गेम हमने बनाया। ये सारे हमारे प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं आउटसोर्सिंग का बनाया मैं बोल रहा हूँ। ओके। ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, खुद ने बनाया, खुद उसका मार्केटिंग किए, पब्लिशर के साथ जोड़े और आगे बढ़े। तो पॉपुलैरिटी हमको बाहर से ही ज़्यादा मिले, ओके। इनकम भी बाहर से ही भी ज़्यादा मिले। इंडिया अगर घूम के देखे तो लोग अगर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते थे उस टाइम पे, अगर कोई ऐड पॉपअप हो रहा है हमको गाली मिल रहा है ऐप स्टोर में कि ऐड क्यों पॉपअप हो रहा है यार, ऑन स्टार डाल के। हाँ। तो हम धीरे धीरे वो कम करते गए। इंडिया में अगर पब्लिश करते हैं तो गाली मिलता है, बाहर पब्लिश करते हैं तो यार लोग अच्छा भी बोलते हैं और पैसा भी देते हैं। राइट। तो ये आपका जो सही क्वेश्चन है, क्या हमने मार्केटिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिए? मे बी दैट इज द रीजन। बट आज अगर मैं एज अ कंपनी खुद को देखता हूँ, आई रन सेवरल डिफरेंट कंपनीज, ओके। बट वर्चुअल इन्फोकॉम एज अ कंपनी इंडिया के बाहर ज्यादा पॉपुलर है ना कि इंडिया के अंदर। लेकिन जब मैं घूम के, मेरा अपोजिट हुआ, मेरा हुआ ग्लोबल टू लोकल। ओके। आज जब मैं वापस आ रहा हूँ देश में, गिव बैक कर रहा हूँ, थोड़ा इकोसिस्टम बना रहा हूँ, यस। तो शायद एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल रहा है। तो आई डोंट नो इफ आई डिड राइट और रॉन्ग। एज अ एंटरप्रेन्योर मेरा फोकस ये है कि मेरा एम्प्लॉइज, मेरा टीममेट्स मेरे साथ जुड़े रहे, काम करे, इनकम आए, उनका फैमिली चले, हमारा भी फैमिली चले। और लगभग 700 के आसपास इंडी डेवलपर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ओके। उनको भी काम मिलता रहे। फैंटास्टिक। So I don't know whether I did right or wrong about branding.
but I did it in my way. नो एब्सोल्युटली। सो आपने जो ये इकोसिस्टम बनाया अपना, तो अभी आप कितनी अप्रॉक्सीमेटली कंपनीज ओन करते हैं या पार्टनर करते हैं या इक्विटी होल्ड करते हैं? कुछ नंबर है आपके? 17 17, वाओ! 3 से मैं एग्जिट ले चुका हूँ, 17 में अभी एग्जिस्ट करता हूँ। आप एग्जिस्ट करते हैं, ओके। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस गेमिंग इंडस्ट्री बहुत सारे कई डिफरेंट शोज होते हैं, जैसे आज भी एक शो था जहाँ पे आप चीफ गेस्ट थे या गेस्ट थे, आई वुड से। कई जगह आपको इनवाइट किया जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप काफ़ी प्रमोट करते हैं, न्यू जो स्टार्टअप्स हैं आप उसमें इंक्यूबेशन भी करते हैं, कई बार आप फंड भी डालते हैं, वीसी में भी आप हैं। इतना सारा जो ये आप कर रहे हैं, टाइम कैसे निकालते हैं इसके लिए, पहला? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि इंडियन जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आज से 4 साल 5 साल पहले जो था और आज वो काफ़ी चेंज हो गया है और वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है? ओके, यू आस्क मी लॉट ऑफ डिफरेंट डीप लेवल क्वेश्चन, एक एक करके आंसर देने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर खुद को बोल रहे हो या दुनिया आपको बोल रहा है, तो आपको टाइम मैनेज होना आना चाहिए। ये करना बहुत आसान है। अगर आप दिन को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 23 घंटा 56 मिनट, उसमें से आप 8 घंटा सो जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं मल्टीटास्किंग में बिलीव करता हूँ। तो मान लीजिए मैं अगर कोई मीटिंग में हूँ, उस टाइम पे मुझे अगर किसी कोडिंग को देखना है, मैं देख लेता हूँ। किसी चीज़ को रेंडरिंग में लगा के उसी के साथ मैं मीटिंग में बात कर रहा हूँ, कर लेता हूँ। मुझे अगर ब्रेकफास्ट करना है और उसके साथ मुझे अगर बोर्ड मीटिंग में बैठना है, वो कर लेता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एन आर्ट। वो सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अपने आप को सीखना पड़ेगा। इसमें मुझे ज़्यादातर हेल्प क्या करता है, मैं हेवी वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ पूरा दिन के अंदर। अच्छा। 1 घंटे का मेरा जिम पक्का है। अगर जिम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं फ्री हैंड कर लेता हूँ। ओके। क्या होता है, आपका बॉडी माइंड दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, आप थकते नहीं हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, आपको सुस्त रहना है। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ गया फंडिंग का, उस टाइम पे आपका बुखार हो गया, न्यूमोनिया हो गया, गला बैठ गया, यस। कैसे जाओगे? परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ। तो हमारे पास ना वो एक्सक्यूज का वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर जब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे लाइफ में, हाँ। एक्सक्यूज वो लोग देते हैं जिनको काम करना नहीं आता है। ट्रू। मेरा हिस्ट्री रह चुका है दीपक। मैं मार्शल आर्ट करता था कभी। ओके। करते करते मेरा एक इंसिडेंट में मेरा एक लिगामेंट टूट गया था, कुछ Okay. इंसिडेंट में। हम्म। अगले दिन मुझे एक स्टार्टअप इवेंट में जाना था एज ए जूरी। ओके। मैंने कैंसिल नहीं किया। पैर के ऊपर बैंडेज बांध के मैं गाड़ी लेके पहुंच गया था। ओके। माय मॉम, शी वाज इन आईसीयू, आई मीन शी इज अलाइव, बट जब वो आईसीयू में थी, अगला दिन सुबह मेरा एक स्पीच था और मुझे एक प्रोग्राम पूरा कंडक्ट करना था। टोटल प्रोग्राम मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। मैंने कैंसिल नहीं किया। मम्मी को संभाला, वो स्टेबल हुई, पूरा मॉर्निंग उनको देखा। 10 बजे के इवेंट है, मैं 9:30 को इवेंट से पहले पहुंच चुका था। तो मेरे लिए एटलीस्ट ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ना बोलूंगा। मेरे वो डिक्शनरी में ना मैं तब बोलता हूं जब मुझे आर्ट ऑफ सेइंग नो मुझे करना है तो। दैट्स द आंसर। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स आजकल अपने आप को को फाउंडर, सीएक्सओ, सीईओज बोलते हैं, बट काम करने से डरते हैं। उनको एक लग्जरी लाइफ चाहिए कि बैठे फंडिंग आ गई एंड ऑल शो ऑफ्स मीडिया में बात चल रही है, बट एक्चुअल में उसके पीछे कितना परसेवरेंस है, कितना उन्हें हार्डवर्क है, वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ईजी टू डू अ स्टार्टअप। कहने में बड़ा आसान लगता है कि स्टार्टअप कर लेते हैं और ये करते हैं, बट जब आप एक्चुअली में कर रहे होते हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं करने में। क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट टू इट कि इतनी मेहनत है कि आप 2-3 बजे सोते हो और अगेन 6:30 7 o'clock यू हैव टू
back to the work. You have to perform. Yes, and you have to perform. Yes, true. I agree. तो ये जो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था इसमें ये था कि आप इतनी जगह आपको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है. मैं कई बार आपको फॉलो कर रहा होता हूँ लिंक्डइन पे. तो कभी आप मुंबई में हो, कभी आप दुबई में हो, कभी आप कोरिया में हो, कभी आप दिल्ली में हो, साथ में आपकी कंपनीज भी चल रही हैं. तो टाइम तो चलो आपने मैनेज कर लिया अपना किसी भी तरीके से, बट आई वुड से कि मैं तो एक ही चलाता हूँ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन इवन वन. 17 चलानी, उसके ऊपर से हर महीने में 10-12 बार ट्रैवल करके वो सेटिस्फाई करना लोगों को, आप जूरी में बैठे हो या लोगों को समझा रहे हो. तो इसमें कुछ आप अपनी कुछ एडवाइस दीजिए लोगों को फाउंडर्स को या जो भी फाउंडर्स हैं कि यार कैसे इसे मैनेज करना होता है. कि स्टार्टअप फाउंडर के लिए आप ये भी नहीं कह सकते कि आप मैनेज करो और आप जाके जगह जगह जाके आप स्पीचेस दो. नो, पॉसिबल नहीं है ना. तो मतलब वो आप कर सकते हो जब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, जहाँ पे जो आपने अचीव कर लिया इसीलिए आप उसे आज इंजॉय कर रहे हो. बट फाउंडर्स के लिए क्या? ओके, आई विल गिव यू लिटिल बिट ऑफ टिप्स प्रोबब्ली या सारे फाउंडर्स के लिए और को फाउंडर्स के लिए. पहला बात यह है कि आप जब कंपनी चालू कर रहे हो, पहला 6 महीने आपका होना चाहिए लीडरशिप टीम क्रिएट करने में. ओके. नाउ हु इज लीडर इन योर टीम? इट्स नॉट जो बहुत ज़्यादा फॉलोअर क्रिएट कर पाए, वो तो इन्फ्लुएंसर हो गया. लीडर मतलब जो अगला आदमी को लीडर बना पाए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी नया कंपनी चालू कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं किया या हाँ. फिर बोर्ड मेंबर नहीं हूँ, तो वहां पे मैं पहले देखता हूँ कि उसमें टीम मेंबर कौन कौन है. ओके. वो छोटा ही होता है, वो कभी आपका 50 जने का टीम नहीं होगा स्टार्टअप में. राइट. वो आपका होगा 2-3 जने का. 2-3 जने. अब उसमें से 2-3 जने को आपको तैयार करना पड़ेगा. ओके. ताकि आपके ऊपर पूरा लोड ना आए इन फ्यूचर आफ्टर 6 महीना. राइट. नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. आप ही बर्न आउट हो रहे हो. या तो आप कैसे मूव करोगे? यस. तो आपको जो CFO जो टर्म है, क्रूशियल टर्म है वो बहुत. ओके. वो बैकबोन है कंपनी का. CFO. ओके. ठीक है. अब मैं अगर जंगल के हिसाब से एग्जांपल दूं, CFO हो गया आपका हाथी. ओके. शांत स्वभाव का, साइज में बहुत बड़ा है, गुस्सा आता ही नहीं है उसके ऊपर. ठीक है. अगर गुस्सा आ गया तो शेर भालू जो भी है मर जाएगा उसके सामने. CFO वैसा एक बंदा है कंपनी का. ओके. तो आपको वो क्वालिटीज उसके अंदर देना पड़ेगा. क्या हो गया? शांत, ऑप्टिमाइज्ड, अंडरस्टैंड हिज रोल, गुड टीम मेंबर, बाकियों के लिए वो हाजिर है हमेशा. ओके. लेकिन उसको यार गुस्सा मत दिलाओ, अगर आ गया कंपनी हिल जाएगा. ओके. CEO इज लाइक अ शेर, अ टाइगर, अचीवर. उसको प्रे चाहिए, वो दिखता है कि वहां पे मेरा शिकार है, वो क्लाइंट है, अचीव करना है, जाना है, भागना है, हर रोज हर दिन. मुझे सुस्ती नहीं चाहिए. तो जो अगर आपका रोल CEO का है, वो रोल आपको वैसे अदा करना है. तो आपको हाथी नहीं बनना है भाई. सो बी अ CEO. ओके. यू नीड अ CTO. ठीक है. या. तो CTO का काम क्या होता है? टेक्निकली सब चीज उसको ऐसे दिखना चाहिए. टिप्स पे है उसके. ठीक है. वो अगर नहीं है तो यार थोड़ा गड़बड़ है ना. वो सीरियल आता था पहले, दया कुछ गड़बड़ है, CID वाला. तो वो गड़बड़ वाला चीज हो गया. ये जो आदमी है, दैट्स लाइक योर गेंडे, अनबीटेबल. गोली भी मारो, बुलेट डॉज कर सकता है. ठीक है. ओके. तो ऐसे क्वालिटी वाला बंदा अगर आपके टीम के अंदर है, 6 महीने के बाद आप एज अ फाउंडर, मे बी यू आर नॉट अ CEO और CTO और C-level पोजिशन, यू आर अ बोर्ड मेंबर, you have a liberty to go and give lecture and speech. नहीं है तो आप बर्न आउट कर रहे हो. पैनल के बीच आपके पास कॉल आ जाएगा, क्लाइंट डीलिंग आप ही कर रहे हो, मुश्किल है. यस. तो ये कहना आसान है. स्टार्टअप फाउंडर के लिए पहला 6 महीना बिफोर गो फॉर फंडिंग ये जरूरी है. ओके. आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था, अभी तो फंडिंग का बहुत सारा बज़वर्ड चल रहा है. क्या इंडिया में
स्टार्टअप का सिनेरियो चेंज हुआ है, हाँ क्या फंडिंग का सिनेरियो चेंजेस हुआ चेंज है, हुआ है, वैलिडेशंस बढ़ गए हैं, वैलिडेशंस हाँ काफी बढ़ गए हैं। बहुत बढ़ गए। तो इसका आंसर ऐसा है कि इन्वेस्टर को अपना पैसे का रिटर्न चाहिए। राइट। थोड़ा आसान कर देते हैं चीज़ को। अगर मैं एंजल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आउट ऑफ पैशन हो सकता है, अच्छा लगा, बंदे में दम दिखा, एक साथ चल लिए। एज अ वीसी फंड, इफ आई एम अ पार्टनर इन अ वीसी फंड विच आई एम, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का, राइट और एज अ फंड वी नीड टू गिव रिटर्न टू देम। राइट। तो हमको चाहिए ऐसा ब्लैक हॉर्स जिसके ऊपर अगर हम लोग पैसा डालेंगे उसको जीत के आना है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन ये हो जाता है, हम लोग इंडिया में कभी बोलते थे कि भाई हम लोग यूनिकॉर्न क्रिएट कर रहे हैं, Yeah. ओवर वैल्यू क्रिएट किए, बबल क्रिएट हुआ, अभी वो टूट चुका है। मैं कभी कंट्रोवर्सी में आ गया था क्योंकि मैं सच बोल दिया था। एज अ फंड इफ यू आर डूइंग लॉट मेनी ड्यू डिलिजेंस, उतना ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपका 8% फेल है और 2% सक्सेस क्यों है? राइट। 10 में से 8 फेल होगा, 2 सक्सेस होगा, क्यों? यस तो एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए। यस। अब एज अ पी फंड इट इज ऑपोजिट। अब 2 को फेल देख सकते हो, 8 का आपको प्रॉफिट करवाना ही है, करवाना ही है। और वो लेवल बहुत बड़ा लेवल हो गया। यस। ठीक है। तो अगर हम लोग इंडियन स्टार्टअप सिनेरियो को देखें, आज के तारीख में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप है जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टेबल। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इन्वेस्टेबल कंपनी एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड गुड कंपनी। ओके। अब इन्वेस्टेबल कंपनी क्या हो गया? जो आपके लिए पैसा क्रिएट कर सके और खुद के लिए भी पैसा क्रिएट कर सके। ओके। May not be a great product, may not have an amazing team with lot of degrees, राइट। but they can execute very well, ओके। pretty well connected. तो और एक टिप्स क्या हो गया? You need to have a great network. ओके। मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? घूमना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, हर लोगों के साथ आपको बात करना पड़ेगा। आपको ऐसा ओपन बनना पड़ेगा कि मान लो, मेरे लिए मैं बता रहा हूं, मैं अगर फ्लाई कर रहा हूं, मैं केबिन क्रू के साथ भी बात करता हूं, पास वाला जो बैठा है उसके साथ भी बात करता हूं, जो साफ करने के लिए आ रहा है उसके साथ भी बात करता हूं। मैं अगर बस में ट्रेवल कर रहा हूं, जो मैं करता हूं, ओके। टू अंडरस्टैंड कहां जा रहा है दुनिया, कहां वर्ल्ड जा रहा है और कम्युनिटी कैसे सोचता है। बिर वाला बस में अगर आप ट्रैवल करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा। ये सब आपके अंदर होना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर। क्योंकि आज के तारीख में दीपक, मीडिया न्यूज बनाया जाता है, यस। तो क्या होने वाला है, तुक्केबाजी में फंडिंग नहीं होता है। राइट राइट। तो पहला बात है, अगर आप मेरे हैट अगर अभी है इन्वेस्टर का, तो मैं इन्वेस्टी को पहले समझूंगा, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फोकस क्या है, पर्पस क्या है, राइट। रिटर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरा समझ लेते हैं पहले। ओके। फिर थोड़ा हैंडशेक करते हैं। हम लोग ऐसे कंपनी नहीं है कि सिर्फ फंडिंग करके स्लिपिंग करके बैठ गए। ओके। हम लोग एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, हम लोग पार्टनर डीलिंग दिलवाते हैं, क्लाइंट पकड़ के लाते हैं मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। ऑफ कोर्स। खुद के लिए ही करते हैं भाई। हाँ, अगर आपका पैसा लगा हुआ है। हमारा पैसा लगा हुआ है, ट्रू। तो अगर मैं कहीं पे मेल करने से उसको थोड़ा 2 पैसे का बिजनेस मिल जाएगा, उसका तो एक आधा हमको मिलेगा। ट्रू। यस। तो a humble request to all the GPs or maybe the people who are talking about funding, ये तरीका अगर हम लोग अपना ले तो आपका स्टार्टअप फेल का रेशियो कम हो जाएगा। अब कभी कभी ये भी होता है, हमने देखा है, आप इन्वेस्ट किए और आपका पैसा कहीं पे घुमा घुमा के बंदा खुद को लॉस डिक्लेयर कर दिया, आपका पैसा डूब गया, बट उसका पर्सनल एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, ये काफी देखा जाता है। काफी देखा जाता है। हाँ। उसको आप रोक नहीं सकते हो until unless you go very deep with the founders। तो इसका जवाब डायरेक्टली देना बहुत मुश्किल है दीपक, until unless you meet them, mix with them। कभी कभी वाइब भी आपको मिल जाता है।
मैं थोड़ा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेके चलूं। हम्म। मेरा कंपनी पहला बनाने का पर्पस ये नहीं था कि मैं सिर्फ गेम बनाऊंगा। हम लोग सिर्फ एफपीएस या रेसिंग नहीं बनाते। हम लोग जितने भारतीय या फिर मेक्सिकन या फिर कोई भी कल्चर, रशियन हो गया, कोरियन हो गया, भूटान का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, हम वो कल्चर को लेते हैं, पिकअप करते हैं, उसके ऊपर स्टोरी लाइन बनाते हैं। कोई रिलीजन में हम लोग टच नहीं करते, ओके। उसका एसेंस पकड़ते हैं, वैल्यू लेते हैं, अकॉर्डिंगली स्टोरी बनाते हैं, गेम लॉन्च करते हैं। पेरेंट्स खुद हमारा गेम खिलवाते हैं बच्चों को, और जो लोग थोड़ा एजेड है वो भी खेलते हैं। हम्म। सेग्रीगेटेड किया हुआ है ओके। चीज़ों को। मेरे एम्प्लॉयज़ और टीममेट दोनों को पता है कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। अभी अगर हम लोग आए अपना एक्सेलरेशन मॉडल में, जो हमारा बिजनेस एक्सेलरेशन मॉडल है, उसमें भी हमारा मॉडल बहुत क्लियर है। हम लोग कॉर्पोरेट ओपन इनोवेशन मॉडल चलाते हैं। ओके। कॉर्पोरेट के साथ बात करते हैं कि सर आप बहुत बड़े हो, आपका ये स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ही आउटसोर्स कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब चेक करते हो आपका ये कैटेगरीज है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं। और आपका जो पेन पॉइंट है हमको बताओ, उस पेन पॉइंट को सॉल्व कर पाए ऐसा कंपनी हम लोग आपके सामने ढूंढ के लाते हैं। उसको अगर फंडिंग चाहिए, फंड भी हम लोग करवा देंगे, या फिर यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एज वेल, जो हम सामने ला रहे हैं, तो ये आपका इक्विटी हो गया। यस। आप उसको फिर ट्विक करो, हाँ। ये बंदा भी भला हो गया, Yes. इसको पैसा भी मिला, कॉर्पोरेट का कनेक्शन भी मिला, ग्रोथ भी मिला। ग्रोथ भी मिला। इनके लिए बैठा बैठा पूरा एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ मिल गया, यस। जो इनको तैयार करने में शायद 2-3 साल लगते। हैं। तो इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट you get support, you get experience, you get a lot of other things also. क्या कौन सा चीज है जो आप कभी पैसा देके भी खरीद नहीं सकते हो? Loyalty, no. और Trust, experience. और टाइम, कुछ भी कर लो, Yes. ठीक है। Mm-hmm. कोई भी स्टार्टअप ये छोटा छोटा चीज अगर समझ ले, यही चीज कॉमन पर्सन का भी प्रॉब्लम है, कंपनी का भी प्रॉब्लम है, बिजनेस का भी इशू है, Mm-hmm. पॉलिटिशियन का भी इशू है। उस पेन पॉइंट पे अगर आप हाथ रख दिए, डेफिनेटली विल गेट अ सक्सेस। हम लोग एक्चुअली उल्टा समझते हैं। हम अगर एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है, बिजनेस करेंगे, मेरा कोई बॉस नहीं होगा। आई एम सॉरी टू मेक दिस स्टेटमेंट। थोड़ा माइंड से ये रखिए कि जब आप बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप बोलिए या जो भी बोलिए, Yes. ठीक है, आपका क्लाइंट आपका बॉस है, Hmm. तो आपको मल्टीपल बॉस मिलेगा, सबको सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा। Yes. तो ये अगर आपके दिमाग में है Hmm. तो आप सक्सेसफुल बन रहे हो। Okay. एक लेवल के बाद आपका क्लाइंट अगर आपका पार्टनर बन रहे हैं, हाँ. तो सर आप सक्सेस के शायद 95% के पास पहुंच चुके। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने को डेवलप किया है, नॉट ऑन टेक्नोलॉजी ओनली, इवन द फाइनेंस मॉडल, Uh-huh. इवन लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स, जो हमारे क्लाइंट धीरे धीरे अपना पार्टनर बन गए। Yes. तो बिजनेस इज नॉट अबाउट कि आपका वैल्यूएशन क्या है, बिजनेस इज ऑल अबाउट आप किस तरीके से अपना लीडरशिप टीम चला रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो और वैल्यू दे रहे हो। Okay. I agree. Yeah. So अब एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं पॉडकास्ट में, या फिर आजकल जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं इनमें अश्नीर ग्रोवर बड़े पॉपुलर रहते हैं इन सब पॉडकास्ट में या इन सब चीज़ों में। अभी आके उन्होंने कई बार बोलते हैं, यार मेरे को ना ये कल्चर समझ में नहीं आता ऑफिस में, जिसमें कि आप एम्प्लॉयज़ को खुश करते हो। कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं उस ऑफिस में आग लगा दूंगा जहाँ टीटी टेबल रखी होगी। मतलब ही डजंट एंडोर्स गुड कल्चर। वो ये बोलते हैं कि ऑफिस के काम करने की जगह है, वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए कि आप गेम खिला रहे हो, पार्टियाँ कर रहे हो, ये सब। आओ 10 बजे काम करो, 6 बजे जाओ। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेक्स. Yeah. माय टेक इज प्रीटी सिंपल. अगर आप अपना धर्म देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, creator, protector, destructor, and then we have the biggest power, Mahamaya. Mm-hmm. चारों को जोड़ेंगे becomes परम ब्रह्म. That becomes pure hollow, pure nothing. जीरो भी नहीं है, जीरो का वैल्यू है, Mm-hmm. नथिंग. अब अगर हम लोग आएंगे ऑफिस कल्चर में, अपना जो एम्प्लॉई है वो क्रिएट भी कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है. तो आप अगर शिवा बन के बोलोगे इसका खुशी छीन लो, वो आपके साथ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे. नहीं रहेंगे. तो ऑफिस कल्चर जिसको कहते हैं, Mm-hmm. इट्स लाइक दिस. ये अगर फैमिली नहीं बनाना, आप ग्रेट कंपनी बना नहीं पाओगे. Mm. अच्छा, एग्जांपल देते हैं ग्रेट कंपनी का. आपने गूगल देखा होगा, Mm-hmm. बहुत वर्क प्रेशर है. Yeah. उनका कैंटीन देखिए, Mm-hmm. उनका वर्क कल्चर देखिए. Yes. आप एप्पल में चले जाओ, एप्पल एज अ कंपनी. Yeah. टीटी रूम तो छोड़ो यार, आप फुटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको. हाँ. आपको पानी पीना है, वहाँ पे रोलर स्केटर में मैंने कंपनी देखा है ऐसा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रोलर स्केट करके आके पानी पिला के जाते हैं. Yes. उठ के जाना तो छोड़ दीजिए, इतना बड़ा है वो. Yes. Sir. आएंगे जाएंगे, मतलब वो आधा घंटे का वो टाइम खराब हो जाएगा. Mm. तो हम कल्चर किसको बोलते हैं? जिसमें आपको काम करने में मजा आएगा, और जो भी एम्प्लॉई है वो धीरे धीरे टीम मेंबर बनेगा. Mm-hmm. बोलेगा ये मेरा कंपनी है, ये बहुत बड़ी चीज होता है. तो उसमें अगर बोलोगे कि मैं सुबह 10 बजे काम करने लगूंगा और 5 बजे खत्म कर दूंगा, वो नहीं बन सकता. आई टेल यू अनदर एग्जांपल व्हाई यू कांट. जॉइंट फैमिली था कभी. Mm-hmm. अब अगर कंपेयर करें आज की तारीख में, वेस्टर्न कल्चर हम लोगों को सिखाया कि न्यूक्लियर फैमिली बन जाओ. Mm-hmm. फायदा किसका हुआ? West. हम लोग कभी सोचे कि चलो ठीक है, मम्मी है, पापा है, उसके साथ ताऊजी है, छोटे अंकल भी है, मेरा 4-5 कजिन ब्रदर सिस्टर भी है. हाँ. तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना पूरा काम. Yes. मजे मजे में काम कर लेते थे. Hmm. फिर हम लोगों को सिखाया गया कि भाई 18 साल का उम्र होगा, अलग बन जाओ, बाहर जाओ, खुद का जिंदगी खुद बनाओ, विच इज़ फाइन. बट इंडियन कल्चर में जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे अगर ये आप करोगे तो बेकार में आपको 50 और फ्लैट क्रिएट करना पड़ रहा है. आप इंडिविजुअल हो रहे हो, फैमिली स्ट्रक्चर आप तोड़ रहे हो, कंपनी क्या बनाओगे यार? दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब मैंने अभी तक कभी सुना नहीं है इस तरीके से, बट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अगली जगह पे आते हैं. आजकल कल का टॉपिक है समय रहना, बहुत पॉपुलर. अपने जो इंडिया गॉट लेटेंट करके उनका एक शो आता है, एंड वो काफ़ी उन्होंने सुर्खियाँ भी बटोरी. एंड लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर में उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं अपना OTT अपना खुद लेके आऊँगा. एंड देन ही क्लोज हिज यूट्यूब अकाउंट एंड स्टार्टेड हिज OTT. एंड सबसे कम टाइम में 1 मिलियन इंस्टॉल, आई थिंक फर्स्ट डे या सेकेंड डे उनका 1 मिलियन इंस्टॉल हो गया था. एंड बहुत अच्छा उनके सब्सक्रिप्शन बेस भी हो गया था. बट कल के जो ये एपिसोड आया है जिसमें उन्होंने इंडियन कल्चर, अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखना या फिर उनके साथ उस सेक्स में हो जाना, इस तरीके कुछ एक बॉर्डर क्रॉस किया आई वुड से. और उसके बाद पूरे इंडिया में ये डिस्कशंस जारी है. एंड अब तो शायद पार्लियामेंट में भी इसको डिस्कस हुआ है, एंड काफ़ी गवर्नमेंट भी इसके ऑपोजिशन में आ रही है, एंड अब शायद कुछ सेंसरशिप भी आए. क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए या फिर उसकी एक लिमिट है, तय होनी चाहिए? और अगर होगी तो कौन करेगा इसे? थोड़ा अलग तरीके से देना चाहेंगे आंसर. ओके. सॉरी फॉर माई स्टेटमेंट इफ आई मे. पहला बात यह है कि हमारा कल्चर के बारे में जो बात हो रहा है, आई थिंक 60-70% ऑफ अस डोंट इवन अंडरस्टैंड हमारा कल्चर क्या है. ओके. जब आप महादेव जी का पूजा करते हैं हम लोग, पहले पूजन होता है माता का, गणेश जी का, कार्तिक का, फिर आते हैं अपना महादेव जी. किसी किसी ने उसको डिफॉर्म करके बोला गया है कोई सेक्स सिंबल है. यस. व्हिच इज रॉन्ग. फिर
एक लॉ ये भी सुनने में आया, मैंने देखा भी है, हम्म 2023 लॉ हैज़ बीन पास्ड। महाभारत रामायण ये नाम लेके अगर आप डिफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए भी लॉ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गुड टू सम एक्सटेंट। सेक्स अगर आप बात करोगे, खुल्लम खुल्ला कर दो, ओपन हो गया। बहुत अगर ओपन हो गया, उसमें वो आप देखोगे भी नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई जगह पे अगर सब लोग बिना कपड़े के घूम रहे हैं कुछ 10 दिन 15 दिन, आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यस तो ये जो बॉर्डर क्रॉस करने वाला चीज है, वो छुपा के रखना ही सही है। इसलिए वैसे ही हम लोग बड़े हुए हैं। ज्यादा ओपन कर दोगे, कुछ लोगों के वो मैच्योरिटी नहीं है वो ले सके। तो जो इमेच्योर यंग जनरेशन है, उनके सामने अगर आप ऐसे इस चीज को रखोगे, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है पूरा समाज में? क्योंकि सारे लोग मेट्रो सिटीज में नहीं रहते, उतना मैच्योर नहीं है। यस तो मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप उसको थोड़ा कवर दे के अच्छी तरीके से भी बोल सकते हो। अगर आप किसी को डांटना है, किसी को आप स्वीट से भी डांट सकते हो। बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत गुस्सा हो गए मेरे ऊपर, आपको मारने का मन कर रहा है, आप गुस्सा हो गए, चिल्ला लिए। 2 रीजन है चिल्लाने का। आपका बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप अपना बात मुझे समझा नहीं पा रहे हो, तब आप चिल्ला रहे हो। यस एक्सप्रेशन ऑफ दैट एगनी। गुस्सा तब आ रहा है, यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, मैं तो समझा रहा हूं तब से। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप कुछ छोटा छोटा चीजें करो कि बंदे को समझ में आ जाए, आप भी नहीं चिल्ला रहे हो, तो दोनों का फायदा है। हम लोग वो धीरे धीरे भूल रहे हैं। ये एक बड़ा समस्या है आज के तारीख में। अब कमिंग बैक टू योर एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए? इन सम एक्सटेंट यस, होना चाहिए, बट टू अ एक्सटेंट जहां पे किसी का प्रॉब्लम ना हो। आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, चिल्ला दिए, तब तक ठीक है। आप मुझे थप्पड़ मार दिए, तो बॉर्डर क्रॉस हो गया। यस क्योंकि समय के शो में हमने देखा कि पूरा एपिसोड या पिछले 6 महीने से वो लगातार इस तरीके की बातें करते जाते हैं, लेकिन किसी ने कभी मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कभी अपने फ्रेंड्स के लिए, कभी किसी लड़की के लिए, या उनके पेरेंट्स के लिए, या सेक्स, किसिंग, हगिंग, ऑल द टॉपिक्स। बट जैसे ही ये टॉपिक पेरेंट्स तक पहुंचा, वो फायर हो गया। होना चाहिए, पूरे इंडिया में फायर हो गया, होना चाहिए। तो वो बस वही बॉर्डर लाइन की हम बात कर रहे हैं। आई थिंक कि कहीं तक तो वो जेनजी या इन सब से रिलेट हो सकते हो, लेकिन जैसे आपने वो बॉर्डर क्रॉस किया, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट है आपका? है। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें काफी अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अभी हारी है दिल्ली में, इसके बाद एक वर्डिक्ट लोगों ने ये भी डालना शुरू कर दिया है कि ये जो इंजीनियर्स और पढ़े लिखों की एक सोच थी कि जब 2012 में इन्होंने स्टार्ट किया था कि यार हम लोग एक ऐसा समाज बनाएंगे या ऐसे पॉलिटिक्स लीडर बनाएंगे जो कि पढ़े लिखे हों और जो समझते हों चीज़ें। और आज के बाद, क्योंकि जिस तरीके से इनकी पार्टी पूरी हार गई है या उनको ख़त्म कर दिया गया है, जो पॉडकास्ट की बात मैं बता रहा हूँ, तो इसके बाद शायद कोई भी पढ़े लिखे लीडर्स, IIT IIMs और ये सब, ये कभी भी पॉलिटिक्स में दोबारा ना आए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट पावर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें लोगों को अब आना चाहिए या लेट इट बी, छोड़ देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स का बात करें तो मे बी आई विल नॉट कमेंट अ लॉट, बट अगर इंडिया का बाहर आप देखोगे, मेरे बहुत बहुत सारे मित्र हैं जो आज के तारीख में मिनिस्टर है। ओके। वो कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम के कर्ता धर्ता थे, ओके।
वो कभी खुद स्टार्टअप थे, हम्म। वो कभी डीजे थे, अच्छा। कोई तो अपना जिंदगी चालू किए एज अ योगा टीचर, हम्म। but they are member of parliament, they became minister, they became IT minister, I can go on. Yeah. They are my friends, so I can go on. Okay. Aren't they educated? ऐसा क्या है कि उनका कंट्री नहीं चल रहा है? चल रहा है, ग्रोथ नहीं है, खतरनाक है। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, एडुकेटेड लोग आना चाहिए नहीं आना चाहिए। पॉइंट ये आता है कि क्या हम परफॉर्म जो करने वाले थे वो परफॉर्म किए या फिर बात किए और बोले कि कर लेंगे नहीं किए। हम्म। तो मुद्दा वहाँ पे आता है। Okay. अगर आप आईआईटी बोले या फिर एडुकेटेड बोले, मुझे लग रहा है जितने सारे अपने मिनिस्टर्स भी है ना, सारे तो एडुकेटेड है। हम्म। हम बोल रहे हैं कि 8 स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड, एडुकेशन वहाँ से नहीं होता है। हम्म। क्या हम सर्टिफिकेट का बात कर रहे हैं या एडुकेशन का बात कर रहे हैं? अगर एडुकेशन है, सारे मिनिस्टर एडुकेटेड है, उनको वो चीज आता है जो हमको नहीं आता है। अगर हम सर्टिफिकेशन का बात करें तब तो क्वेश्चन दूसरा है और आंसर भी दूसरा होगा। अग्री। आई थिंक आई गॉट माई आंसर। जो आपने बताया वो मेरे को समझ में आ गया। कोलकाता और दिल्ली फॉर यू? दिल्ली। व्हाई यू लिविंग इन कोलकाता? Because of my parents. Okay. And why Delhi? Because you asked me Delhi, so I have no other choice to give you. Okay. Given a choice, if you ask me कहाँ, दुनिया का 3 शहर। Okay. एक तो of course my love Seoul, और बुसान, either or. Okay. Second choice, somehow it has been destroyed, but then Ukraine, Odessa. Okay. Specific city. Parallelly, Finland, Helsinki. Anytime. Okay. You may ask me, And not Dubai? काम के लिए ठीक है। अच्छा। काम के लिए जाता हूँ, काम के लिए ठीक है। रहने के लिए अगर आप मिडिल ईस्ट बोलेंगे तो अबू धाबी, कतार एनी टाइम, ओमान एनी टाइम। काम के लिए दुबई। ओके। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ई स्पोर्ट्स और ई गेमिंग जिससे हमने शुरुआत की थी, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? काफ़ी बज़ है लास्ट 1 साल से ई स्पोर्ट्स, ई गेमिंग। मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़ी गेमिंग कंपनीज भी फॉर्म कर दी हैं अभी रिसेंटली ई स्पोर्ट्स की, और कई सारे मीडिया हाउसेस में काफ़ी ऊंची पोजीशंस पे लोग हैं, उन्होंने गेमिंग पे मूव हो रहे हैं। क्या हो रहा है वर्ल्ड में, हो क्या रहा है? मैंने अभी कुछ सुना है कि सऊदी में एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मॉल बन रहा है या समथिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं बट बाहर नहीं आ रही हैं। हो क्या रहा है? क्या मतलब बाहर नहीं आ रही? बाहर नहीं आ रही मीन्स बस तो बन रहा है लेकिन एक्चुअली में मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा, कि कोई बड़ा नाम बाहर नहीं आ रहा कि कौन करने वाला सर है, क्या करने वाला है? बाहर निकालते हैं मीडिया वाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया वाले को थोड़ा समझने के लिए कि स्पोर्ट्स है क्या चीज़। वो लोग न्यूज़ कर देते हैं शायद बेटिंग को। यस, हाँ। जो प्रॉपर ई स्पोर्ट्स है वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। अब क्या है ना, सच जो है, सत्य, वो हमेशा नेकेड होता है। तो उसको लेके अगर आप न्यूज़ नहीं करोगे तो हम बार बार ये पॉडकास्ट करते रहेंगे कि ई स्पोर्ट्स का क्या हो रहा है। एक्चुअली ये बड़ा बन चुका है। हमारे पास वो बज़ नहीं है बिकॉज ऑफ मीडिया न्यूज़। आज अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप बोलोगे खुद का डंका बजा रहा है। मेरे लिए आप बोलोगे मतलब हाँ बंदा कुछ किया है। राइट। ऑपोजिट वे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ अच्छा बंदा कुछ किया है। ये माइंडसेट है। तो जब तक मीडिया उसके बारे में सही तरीके से न्यूज़ लेके ना बोले, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। याद है कभी बिजनेसमैन को विलेन दिखाया जाता था हिंदी मूवीज में। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो विलेन पैदा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। नहीं। वो लोग एक्चुअली में रिक्रूटमेंट करते हैं। तो मीडिया हमको जो दिखाते हैं समाज उस तरीके से जाते हैं। हम बोल रहे हैं गेम खेलना एकदम बकवास चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आप प्रॉपर गेम खेल रहे हो, आपका आईक्यू लेवल अपलोड हो रहा है, अपस्किल हो रहा है।
हाँ, ये इस पे मैं क्वेश्चन पूछा, हम जब छोटे थे तो हमसे बोला जाता कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। खेलना कूदना ऐसा होता था कि आपको बिल्कुल बिग नो। बट आजकल लोग बोल रहे हैं कि गेम्स पे तो आगे बढ़ो ही, और ई स्पोर्ट्स ई गेमिंग्स और आ गए। एंड कंफ्यूज, आपने बिल्कुल सही कहा कि किया जाता है इसको बेटिंग से, या या मतलब फैंटेसी गेमिंग और इन सब को ही बोला जाता है कि ये ई स्पोर्ट्स है। ई स्पोर्ट्स है क्या? esports consists of everything, like it consists, of course, the skill gaming, of course, the fighting games, racing games, anything and everything which is connected with internet. It can बेटिंग, be MMORPG, it can be, yeah, please. पर बेटिंग इज अ पार्ट ऑफ इट और नो? Betting is a part of game development industry, definitely, yes, but that's इट्स अ not proper सबसेट। gaming. It's a subset. ओके, It's not a proper gaming. ओके। तो अगर आपको बैलेंस करना है, आपको वो भी चाहिए, प्रॉपर गेमिंग भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो जो हम बोलते हैं लूडो, जो आजकल काफी गेम पॉपुलर रहता है, तो क्या ये ई गेमिंग ई स्पोर्ट्स में है? डायरेक्टली ना बोल सकते हैं। क्योंकि लूडो हम खेलते थे फिजिकली, या अभी वो ई मतलब इंटरनेट पे आ गया, हाँ, तो क्या हमसे बोल सकते हैं कि as a as a as a definition, yes. एज अ डेफिनेशन? As a यस। definition, yes, because it is e-gaming. हम्म, As a definition, yes. But is it part of proper gaming? हम्म। Maybe no. It is connected with casual gaming. ओके, So it is gaming अच्छा। in a way. अब आपने एक बहुत अच्छा लाइन लिया है। जब हम लोग छोटे थे, खेल कूद ये वगैरह वगैरह को माना जाता था कि ये सही खराब, नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर आप कॉर्पोरेट पे जॉब करने के लिए जाओगे, पेरेंट्स, और ये गवर्नमेंट का स्लोगन होता था। फॉर पेरेंट्स, सर जी, जब आप गवर्नमेंट का आपका बच्चे को भेज रहे हो ना, या कॉर्पोरेट में भेज रहे हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टीम वर्क। किसी बच्चे को आप क्रिकेट या फुटबॉल खिला लो, उसका टीम वर्क कैपेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हम कभी सोचे ही नहीं। यस, फिर हमने बोला कि इंटरव्यू में वो क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज ही इज नॉट अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, तो जब वो बेचारा छोटा था, तब आपने उसका ऐसे पैर काट दिए। राइट। आप बोल नहीं सकते हो कि वो खराब है। यस, आप अपब्रिंगिंग वैसे किया ही नहीं कभी उस बच्चे का। राइट। I remember a lot of my leadership skills also got developed during playing volleyball as a captain and as a cricket as a captain. So वो captain जब आप पूरी टीम को संभाल रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है। बट क्या ई स्पोर्ट्स में ये होगा? या ई स्पोर्ट्स में कैसे होगा? कैसे नहीं हो? अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं। आपको एक फाइट जीतना है, आपके पास 5 प्लेयर्स है, ओह, जो दैट वे। कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, टारगेट वो है। 5 जने अगर एक साथ एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना के नहीं खेल रहे हैं, कोई एक लीडर है, हाँ, कोई एक स्नाइपर है, तो वैसे गेम आप खेल नहीं पाओगे, युद्ध आप जीत नहीं पाओगे। और कंपनी बनाने का आप बात कर रहे हो एज ए सीईओ, अगर वो चीज़ आप पूरा टीम के अंदर नहीं डाल रहे हो, आपका लीड जैसे भी जनरेट करो, आप क्लोज नहीं कर पाओगे, जैसे भी कर लो। ये सुन लो, सेम चीज़ इन ई गेमिंग इन अ बेटर वे, बिकॉज वहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर लेके आ रहे हो। राइट। कोई बैठा है जापान में, कोई बैठा है ताइवान में, कोई बैठा है इंडिया में, कोई बैठा है यूएस में। प्लीज अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरी टाइम जोन इज डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट, फूड हैबिट्स आर डिफरेंट, अपब्रिंगिंग इज डिफरेंट, राइट। लेकिन आपका फोकस एक जगह पे है और सब मिलके काम कर रहे हैं। राइट। कैसे नहीं बन रहा है बताओ? पर एक बात और दिमाग में आती है, आजकल जैसे मोबाइल्स का जब से शुरू हुआ है, तो मोबाइल्स के टाइम पे हम बोलते हैं कि हर कोई तो मोबाइल के अंदर ही घुस के रह गया है। फिजिकल जो हम होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोग मिलते नहीं एक दूसरे से, सब मोबाइल पे ही मिलना चाहते हैं, सोशल नेटवर्क बेसिकली से बोला जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं ई गेमिंग की, तो थोड़े बहुत जो स्पोर्ट्स हम खेलते थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। नहीं सर, उसका कारण ई स्पोर्ट्स नहीं है। उसका कारण ये है कि आप लोग रियल एस्टेट डेवलपमेंट इतना कर दिया कि खाली जो फील्ड है वो भी खत्म हो गया है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट, बिकॉज आपके सामने जो लेक हुआ करता था, हाँ, या मान लो छोटा सा तालाब हुआ करता था, आप उसको मिट्टी भरती भरती करके तो बना दिए, ठीक है, 80 स्टोरी बिल्डिंग, बच्चा जाएगा कहाँ पे? खेलना तो है, राइट, सामने मिल रहा है क्या? स्मार्टफोन। राइट, बात करने के लिए है नहीं कोई, तो चैट तो करेगा ही गेम के अंदर। बिल्कुल, तो रिस्पॉन्सिबल गेम है या रियल वर्ल्ड सिचुएशन है? ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में जो हम कर रहे हैं वही। आई गॉट इट। काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए आपने, एंड काफ़ी
लेवल तक कन्विंस भी कर लिया मुझे हर एक क्वेश्चन पे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि क्या ई गेमिंग ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कैसे स्टार्टअप करने चाहिए, और अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो कैसे कर सकता है आपके Easy बेसिकली way, आपके वीसी फर्म को। easy way. Google my name, Arijit Bhattacharya. The spelling is ARIJIT space BHATTACHARYA. गूगल कर लीजिए, पहला पेज में आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम. But for the young generation, if they want to reach me in Instagram, is Arijit in ARIJITIN. That's my handle. ओके। LinkedIn नाम डालोगे आ जाएगा. मैं ज्यादातर LinkedIn बंदा हूँ rather than Instagram guy. But then I mean, क्या बिलीव करोगे कि each night before I go sleep, I usually give 30 minutes to 45 minutes to the youngsters जो शायद कभी मुझसे मिले नहीं है. इंस्टाग्राम में कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर देता हूँ. वो मेरा कोई ये या पीए नहीं करता है, मैं खुद करता हूँ. ओह फैंटास्टिक। दे आर द फ्यूचर. अगर उतना नहीं कर पाए तो 17 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट करने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? No, thank you. That's a very good gesture towards the new or young entrepreneurs. तो करते रहिए आप, हमें भी इंस्पायर करते रहिए अपने जितने भी नए नए स्टार्टअप से, नए नए कामों से, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे कुछ और सक्सेस स्टोरीज के साथ. ऑफ कोर्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. प्लेजर.